हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अजय तिवारी है गैप फिजिक्स से। आज हम डुअल नेचर एंड रेडिएशन एक चैप्टर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम फोटॉन्स के बारे में बात करेंगे कि फोटॉन्स क्या होते हैं। लाइट के पार्टिकल्स को हम फोटॉन कहते हैं, है ना, यानी पार्टिकल्स ऑफ लाइट, कॉल्ड फोटॉन्स। पहला इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, फोटोन जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। रेस्ट मास फोटोन का 0 होगा। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 0। चौथी बात, फोटोन को हम कंजर्व नहीं कर सकते। फोटोन कांट बी कंजर्व। इसका मतलब ये है कि फोटोन को हम क्रिएट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। सो कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। क्रिएट भी कर सकते हैं और इसको डिस्ट्रॉय भी। क्रिएट कैसे करेंगे? जैसे बल्ब जला दिया हमने, हमने एक फोटोन क्रिएट कर दिया ढेर सारे। डिस्ट्रॉय मतलब एब्जॉर्ब हो जाना। जिस भी तरीके से हम फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेंगे वैसे, यानी कि हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। सर इसका मतलब हम इक्वेशन कैसे लिख पाएंगे? इक्वेशन लिखने का तरीका होगा, मान लीजिए कि जब फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा होगा तो हमको उनका अमाउंट पता होगा। एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन ओनली वैलिड when photons are conserved। भाई देखो, सिंपल सी बात है। हमको अगर अमाउंट एग्जैक्ट पता रहेगा तो हम मोमेंटम या एनर्जी कंजर्वेशन लगा पाएंगे। जब मोमेंटम और एनर्जी की बात करी दी है, फोटोन का जो मोमेंटम होता है, यानी पी ऑफ फोटोन बोल रहा हूँ, मोमेंटम वो होता है h/λ। वहीं पे अगर हम बात करें एनर्जी की, किसकी एनर्जी? फोटोन की एनर्जी। फोटोन की एनर्जी होता है hc/λ या hf। h है प्लैंक्स कांस्टेंट, h है यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, और ये है अपना एनर्जी। एनर्जी को हम वापस से चाहें तो मोमेंटम के फॉर्म में लिख सकते हैं, पीसी लिख सकते हैं। पी मोमेंटम है, एनर्जी इज इक्वल टू पीसी। अब पहला सवाल जो यहाँ से बनता है कि कितने नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब होंगे। मान लीजिए हमारे पास एक सोर्स है, इस तरीके का गंदा सा मैंने बना दिया सोर्स, यहाँ से रेडिएशन निकलेगी। मान लीजिए कि सोर्स का जो सोर्स है, इस सोर्स का पावर जो हमने लिया है वो ले लिया हमने P, और वेवलेंथ जो रेडिएशन निकल रही है उसका वेवलेंथ है लैम्डा है वेवलेंथ किसकी? रेडिएशन की जो बाहर निकल रही है। हम पावर कभी भी लिखते हैं एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी अभी आपको सिखाया hc/λ, और टाइम एक फोटोन के लिए hc/λ। n नंबर ऑफ फोटोन हो तो hc/λ। हमें एक्चुअल में निकालना है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। इसको अपन एक नया नाम दे देते हैं hc/λ इंटू n। नंबर ऑफ फोटोन कई बार इंसिडेंट बोलेंगे, कई बार एब्जॉर्ब बोलेंगे, डिपेंड करेगा कि हम पूछ क्या रहे हैं। यहाँ से आ जाएगा n इज इक्वल टू p/λ/hc। ये फॉर्मूला बहुत पॉपुलर है। नंबर ऑफ फोटोन रेडिएट या नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड कितने, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, ये हमने बता दिया आपको। कितने फोटोन्स हमारे पास किसी सोर्स से निकल रहे हैं, या कितनी फोटोन, मान लीजिए सनलाइट से अगर किसी बॉडी पे पड़ रही है तो कितनी रेडिएट हो रही है या इंसिडेंट हो रही है, ये भी हम यहाँ पे बता पाएंगे।
सो यहाँ पर अगर हमें लैम्डा बोल दे कि कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है केस 1, सो डायरेक्ट हम बोलेंगे N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। सर ये कैसे बोलेंगे, क्योंकि लैम्डा फिक्स होने के बाद HC ऑलरेडी कांस्टेंट है, सो हम ये बोल पाएंगे केस 1। केस 2, नंबर ऑफ फोटॉन्स को ही अगर कांस्टेंट कर दें, सो हम बोलेंगे P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा। और इन दोनों पे सवाल कई बार आते रहते हैं। ऑब्वियस है कि अगर ये दोनों को इक्वल हैं तो हम ये वाला केस भी बता सकते हैं। सो ये तो इनिशियल क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन है आपके लिए कि मान लीजिए इधर से कोई H एटम है या हीलियम का एटम है, हीलियम एटम से, हीलियम एटम का मास फिलहाल m मान लीजिए, और वो हीलियम एटम का मास इधर से जा रहा है v वेलोसिटीज, इधर से हमारे पास फोटॉन्स आ रहे हैं, फोटॉन, और ये हीलियम एटम फोटॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है एंड फाइनली स्टॉप हो जा रहा है, रुक जा रहा है। सो आपको बतानी है v की वैल्यू कितनी रही होगी, v इज इक्वल टू वॉट फॉर हीलियम एटम। सो मान लीजिए हीलियम का मास हमने m मान लिया है, वो ऐसा कुछ जनरल फार्मूला जैसा मुझे बताना है। सो मैं इनिशियल मोमेंटम दोनों मोशन में है m भी और उसका अपोजिट डायरेक्शन में है तो h बाय लैम्डा, फाइनल मोमेंटम फोटोन एब्जॉर्ब हो जाता है तो 0, और ये एच एटम स्टॉप हो जाता है तो 0। सो यहाँ से एम वी इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा हम लिख सकते हैं, दैट इज़ वी इज इक्वल टू एच अपॉन एम लैम्डा हम निकाल लेंगे, जो भी मुझे निकालना होगा। सो इस तरह के क्वेश्चन अगर हैं तो आप इजीली कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ के हम सीधे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए। मेटल सरफेस पे एक हमारे पास मेटल सरफेस है। मेटल सरफेस ही क्यों लिया सर, क्योंकि मेटल सरफेस के बाद ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो लूजली बाउंडेड है न्यूक्लियस से, तो हमें इलेक्ट्रॉन से ही ज़्यादा काम है। सो मेटल सरफेस के ऊपर जब सफिशिएंट फ्रिक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है, सो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन ईजिली बाहर निकल जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी पे बाहर निकल जाता है। सो दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकला होगा ना, तो ये मेटल के अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ के निकला होगा। कई बार ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन किया होगा, या इस सरफेस के साथ, अपने मेटल सरफेस के साथ भी कोलिजन किया होगा, देन वो बाहर निकला होगा। क्लियर। सो हम बोल सकते हैं कि ये जो फोटॉन्स है बहुत पापड़ बेलने के बाद बाहर निकला होगा। सो दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन एंड करंट ड्यू टू दिस फोटो इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, एंड होल प्रोसेस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम बता सकते हैं कि किसी सरफेस पे जितनी रेडिएशन इंसिडेंट हुई जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन मेटल के अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ के बाहर निकल गया, दैट इलेक्ट्रॉन इज फोटो इलेक्ट्रॉन एंड करंट ड्यू टू दिस फोटो इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो करंट, एंड दिस इंटायर प्रोसेस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मान लीजिए कि हमने ई एनर्जी दिया और फाई एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो बचा कितना, ई माइनस फाई। सो दैट फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज आइंस्टाइन इक्वेशन। और इसी आइंस्टाइन इक्वेशन के लिए आइंस्टाइन साहब को नोबेल प्राइज़ मिला 1914 में। सो ये हमारा एक इक्वेशन है, सो जिसको आइंस्टाइन इक्वेशन कहते हैं, और ये बहुत काम का है। हम यहाँ पे ई को HF माइनस फाई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, या HC अपॉन लैम्डा माइनस फाई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। तो एक बात और आपको क्लियर कर दूं कि हम वो मिनिमम एनर्जी जो मेटल सरफेस को देंगे जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, दैट इज़ वर्क फंक्शन। अगर मैं इसको HF के बारे में लिखूं, HF के बराबर लिखूं,
तो फ्रिक्वेंसी भी मिनिमम चाहिए अगर एनर्जी मिनिमम है। दैट मिनिमम फ्रिक्वेंसी इज वो 5/h कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, एफ थ्रेशोल्ड। अब इसी मिनिमम एनर्जी पर हम डिफाइन कर सकते हैं थ्रेशोल्ड वेव लेंथ को भी, यानी मैक्सिमम वेव लेंथ that is incident on a metal surface so that electron can ejected out easily, so that wavelength is called threshold wavelength. So I think आपको क्लियर समझ में आया होगा कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है। अभी हम थोड़ा आगे चलेंगे और हम बात करेंगे कि और आइंस्टाइन इक्वेशन से हम क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आगे हम बात करेंगे कि आइंस्टाइन इक्वेशन के यूज क्या क्या है। सो मुझे आशा है कि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन समझ में आई होगी। फिर से एक बार दोहराता हूँ। सफिशिएंट एनर्जी की लाइट जब मेटल सरफेस पे पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन मेटल के अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ के या बहुत सारे कोलिजन के बाद बाहर निकल जाता है। हाँ, कोलिजन के दौरान कुछ एनर्जी लॉस हो सकते हैं अगर मेंशन है तो। सो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन एंड करंट ड्यू टू दिस फोटो इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो करंट और दिस इंटायर प्रोसेस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आशा करता हूँ क्लियर है आपको। यहाँ पे ये इक्वेशन है E - 5 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सो आइंस्टाइन इक्वेशन हम लिख सकते हैं E - 5 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। फाइनली हम इसको लिख सकते हैं HF - 5 दैट इज hc बाय लैम्डा - 5 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अभी मैंने बात किया वर्क फंक्शन के बारे में कि मिनिमम एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहेंगे। ये मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन है और मिनिमम एनर्जी पर जो फ्रिक्वेंसी होगी दैट इज़ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। अभी इसी मिनिमम एनर्जी पर जो वेवलेंथ होगा दैट इज hc बाय लैम्डा। तो अगर एनर्जी मिनिमम है तो लैम्डा मैक्सिमम होना चाहिए और यही एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर है। सो लैम्डा मैक्सिमम को ही हम लैम्डा थ्रेशोल्ड भी बोलते हैं, दैट इज hc/5। लैम्डा थ्रेशोल्ड हमने यहाँ से निकाल दिया। सो अगर मुझे कई बारी अगर आपको बोला जाए कि आप ग्राफ बनाओ किसके किसके बीच, एक तो आप बना दो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी की। सो मुझे आइंस्टाइन इक्वेशन पता है कि E - 5 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब E की वैल्यू मैंने बोला कि अगर मैं HF लिखूँ तो 5 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, अगर मुझे लिखना है 5 की जगह पे तो H × F मिनिमम यानी F थ्रेशोल्ड लिख सकता हूँ मैं, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब वाई एक्सिस पे काइनेटिक को रख दिया तो ये mx हो गया और ये काम करेगा -c का, यानी वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू नेगेटिव दिख रही है और स्लोप हमारा पॉजिटिव दिख रहा है। सो ऐसा ग्राफ हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। यहाँ से tan थीटा को हम बोल सकते हैं सीधा, फिर tan थीटा यहाँ पर h के बराबर है, सॉरी tan थीटा हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर है और वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है, यानी c की वैल्यू जो आ रही है वो बोल सकते हैं हम -5 के बराबर, या सीधा हम बोल सकते हैं कि H × F थ्रेशोल्ड के बराबर, उसी को मैंने 5 बोला है। तो ये आप बता सकते हैं इजीली। सो आगे हम बात करेंगे कि अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/, वेवलेंथ का ग्राफ लिखना है तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/, वेवलेंथ का जो ग्राफ होगा एकदम सिमिलर ऐसा ही होगा। आप चाहे तो देख सकते हैं कि E - 5 ही काइनेटिक एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी के अलावा E को मैं लिख सकता हूँ hc/λ माइनस वर्क फंक्शन। सो ये हो गया y और m की जगह पे मैंने बोला स्लोप की जगह पर आ जाएगा hc और x की जगह पे आ जाएगा 1/λ और ये हो जाएगा फिर से -c। सो y = mx - c फिर से हो गया। इस बार जो tan थीटा होगा, इस बार जो इस ग्राफ का स्लोप होगा वो m की जगह पे आप देख पा रहे हैं hc है। सो hc इस बार हो जाएगा, इस बार मतलब जब हम
मैं बना ही देता हूँ। ऐसा ग्राफ बनेगा, इस बार वेवलेंथ नहीं 1/, वेवलेंथ होगा और इधर होगा काइनेटिक एनर्जी, और ये हमारा थीटा है और स्लोप की वैल्यू ये रही आपके सामने। वाई इंटरसेप्ट स्टिल फाई की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप लिख सकते हैं HC/λ थ्रेशोल्ड, और जिस भी पॉइंट पर ये एक्सिस को कट कर रहा है दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सो अगर मुझसे पूछा जाए कि नहीं आप काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लैम्डा का ग्राफ बनाओ, सो मुझे बहुत अच्छे से पता है ये वाला ग्राफ को अगर मैं देखूं, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू HC/λ -φ। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी, और फाई को इधर लाऊंगा, प्लस फाई इज इक्वल टू HC/λ। सो काइनेटिक एनर्जी प्लस फाई इंटू लैम्डा इज इक्वल टू HC। तो यहाँ से फाइनल जो रिजल्ट आ जाएगा y, और ये है x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हाइपरबोला इक्वेशन बनेगा। बट k प्लस फाइव है तो k की वैल्यू -5, यानी नेगेटिव में जाएगा ये ग्राफ, ऐसा कुछ। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, ठीक है, और ये -5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ऐसा ग्राफ बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लैम्डा का। सो ये है हमारा, बोल सकते हैं कि आइंस्टाइन इक्वेशन और उनसे रिलेटेड कुछ बातें। अभी जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है रेडिएशन फोर्स एंड प्रेशर, जिसके बारे में हम ज़्यादा बात करना चाहते हैं, और इनसे जेईई में अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। सो हम आगे रेडिएशन फोर्स एंड प्रेशर के बारे में बात करने वाले हैं। रेडिएशन फोर्स एंड प्रेशर क्या होता है ये देखिए। सबसे पहले तो मेटल सरफेस के अंदर कुछ प्रॉपर्टी है, एब्जॉर्प्टिंग पावर और रिफ्लेक्टिंग पावर। सो एब्जॉर्प्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग पावर टोटल मिला के 100% है, मैं इसको 1 बोलूँगा। जैसे एब्जॉर्प्टिंग पावर आपका 40% हो तो आप इसको 0.4 लिखिएगा, रिफ्लेक्टिंग 60 है तो 0.6, दोनों मिला के 1 हो जाएंगे। सो मान लीजिए कि मैं पहला केस लेता हूँ एब्जॉर्बिंग सरफेस। सो डेरिवेशन कराने का मेरे पास टाइम नहीं है, सो मैं आपको डायरेक्ट बताऊँगा। अगर नॉर्मल इंसिडेंस है, अगर मैं सारे केस नॉर्मल इंसिडेंस के लूँ, नॉर्मल इंसिडेंस, तो ध्यान से एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए जैसे मान लीजिए कि लाइट नॉर्मली आई और पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो गई। सो यहाँ से हमारा फोर्स की वैल्यू आती है IA/C, और यहाँ से प्रेशर आ जाता है I/C। अगर वहीं एब्जॉर्बिंग सरफेस के अलावा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए ये जो रिजल्ट है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए जो रिजल्ट है, लाइट आएगी भी और जाएगी भी। सो जो आया है वो जाएगा, ऐसा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे फिर जो फोर्स आता है वो आता है 2IA/C, और यहाँ पर प्रेशर आ जाता है 2I/C। सो फोर्स एंड प्रेशर हम यहाँ पे बता पाएंगे रिफ्लेक्टिंग और एब्जॉर्बिंग में। एब्जॉर्बिंग पावर अगर मैंने बोला परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है तो एब्जॉर्बिंग पावर 1 और रिफ्लेक्टिंग पावर 0। अगर ये रिफ्लेक्टिंग है तो रिफ्लेक्टिंग पावर 1 और एब्जॉर्बिंग पावर 0। तीसरा है पार्शियली रिफ्लेक्टिंग, तो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग में कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो मतलब कुछ एब्जॉर्ब भी हो रहा है, ऑब्वियस। तो मान लीजिए कि लाइट आई है, कुछ एब्जॉर्ब भी हुई है, कुछ रिफ्लेक्ट भी हुआ। तो अगर रिफ्लेक्टिंग पावर R है तो एब्जॉर्बिंग पावर 1 - R लिख दूंगा, ए को भी R के फॉर्म में लिख दिया। सो यहाँ फाइनल जो रिजल्ट आ जाएगा फोर्स का वो आ जाएगा IA/C इंटू 1 + R। प्रेशर आ जाएगा I/C इंटू 1 + R। ये तो हो गया बेसिक नॉर्मल इंसिडेंस का केस। अगर मुझे सेम में मतलब अगर ये नॉर्मल की जगह पे मान लीजिए मुझे लिखना होता ऑब्लिक इंसिडेंस का मतलब है कि लाइट अभी किसी एंगल पे आएगी, ऐसे नॉर्मल के साथ किसी एंगल पे, तो थीटा पे आई और पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो गई इस लाइन में। सो इधर की तरफ F एब्जॉर्प्टिव लगेगा, और यहाँ पर एब्जॉर्प्टिव फोर्स जो आता है, अगर पहला केस ही है एब्जॉर्बिंग सरफेस, सामने लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। सो यहाँ पे आएगा IA/cos θ/C। प्रेशर आ जाता है I/C cos ऑफ थीटा। नहीं, प्रेशर होगा परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। परपेंडिकुलर फोर्स एक्चुअल में है F cos θ। ध्यान से देखिए, इधर लग रहा है ये थीटा है तो इधर होगा F cos θ। सो यहाँ पे I cos² θ/C हो जाएगा। बस ये मिस हो रहा था।
सो पहला केस हो गया एब्जॉर्प्टिंग का। दूसरा रिफ्लेक्टिंग का केस देख लीजिए, सामने ही लिख रहा हूँ। तो रिफ्लेक्टिंग में क्या होगा, किसी एंगल पे अगर ये फोटोन इंसिडेंट हुए हैं थीटा पर, तो थीटा पे रिफ्लेक्ट भी होंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर फोर्स की वैल्यू आएगी 2IA cos स्क्वायर थीटा बाय सी। और यहाँ पर प्रेशर आ जाएगा अपना, कितना आ जाएगा प्रेशर, आई थिंक प्रेशर आ जाएगा क्लियरली 2I cos स्क्वायर थीटा बाय सी। सो हम ये रिफ्लेक्टिंग फोर्स एंड पावर लिख सकते हैं। पार्शियल वाले में थोड़ा सा ध्यान से, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मान लीजिए तीसरा केस है, ये पार्शियली आया और लौट गया। एक तो इधर एब्जॉर्प्टिंग और रिफ्लेक्टिंग आता है इधर। सो यहाँ पर डायरेक्ट हमको पता है कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो मेरे को दोनों लिखना पड़ेगा। जैसे एब्जॉर्प्टिंग अगर रिफ्लेक्टिंग अगर आर है तो एब्जॉर्प्टिंग हो जाएगा 1 माइनस आर। तो एफ एब्जॉर्प्टिंग का वैल्यू हमको पता था कितना, IA cos ऑफ थीटा बाई सी इंटू 1 माइनस आर। वहीं रिफ्लेक्टिंग भी मुझे पता होगा पहले वाले जैसा, कैसे, IA cos स्क्वायर थीटा डॉट इज 2IA cos स्क्वायर थीटा इंटू आर अपॉन सी। दोनों फोर्स पता है, इनके बीच का एंगल पता है। सो मैं एफ नेट डायरेक्ट लिख पाऊंगा रूट अंडर एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ आर का स्क्वायर। एफ ए एफ आर मतलब एब्जॉर्प्टिंग फोर्स है, रिफ्लेक्टिंग फोर्स 2 FA FR cos ऑफ थीटा। सो यहाँ से एफ नेट निकाल सकते हैं। और मुझे लगता है परपेंडिकुलर फोर्स इजली निकाल सकते हैं अपन, कैसे, सॉरी प्रेशर निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स FR पहले से है और ये हो जाएगा FA cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई सी। फाइनल रिजल्ट अपन लिख सकते हैं I बाई सी और cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस आर। सो यहाँ से प्रेशर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। और कोई सा भी जो रेडिएशन फोर्स एंड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम है हम इजीली कर सकते हैं। सो प्रॉब्लम किस तरह के आते हैं मैं इसी पे बात कर लेता हूँ। रेडिएशन फोर्स एंड प्रेशर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो कैसे हैं, जैसे मान लीजिए कि अपने पास एक मिरर है और यहाँ से लटका हुआ है जिसका मास m है। यहाँ पे हमने रेडिएशन डाला, सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो मिरर कहीं यहाँ पे पहुँच जाएगा किसी टाइम पर। ये इंक्लिनेशन थीटा है, हम चाहें तो इसका टेंशन t का कंपोनेंट हम ले सकते हैं। इधर t cos थीटा, इधर है t sin थीटा। इधर आ जाएगा वो रिफ्लेक्टिंग वाला फोर्स F, जिसकी वैल्यू आपको पता है 2IA अपॉन सी। सो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, यहाँ वेट लग जाएगा mg। t sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी अपना 2IA अपॉन सी और यहाँ पे t cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी अपना mg के बराबर। तो tan थीटा डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 2IA अपॉन mg इंटू सी। अब थीटा बहुत छोटा है तो tan थीटा नियर अबाउट थीटा, सो थीटा आपने डायरेक्टली निकाल दिया। और भी अच्छे प्रॉब्लम बनते हैं, जैसे ये अपने पास एक मिरर है, यहाँ पे रेडिएशन की लाइट इंसिडेंट हुई, इसको हमने स्प्रिंग से जोड़ रखा है। सो ये ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा, बी मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी मीन पोजीशन पे होगी। तो इसके सवाल कैसे बनेंगे, मोमेंटम लगा लेंगे कंजर्वेशन, यहाँ mb और यहाँ पर फोटोन। mb किसका, मास अगर m है मिरर के लिए, फोटोन जो इंसिडेंट हुआ फोटोन उसके लिए डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 2h अपॉन लैम्डा, वो हो गया मोमेंटम। टोटल नंबर ऑफ फोटोन है n। सो यहाँ से हम v मैक्सिमम भी लिख सकते हैं, कितना, ओमेगा इंटू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये लिख सकते हैं। सो m ओमेगा a इज इक्वल टू 2h अपॉन लैम्डा इंटू n है नंबर ऑफ फोटोन जो कि इंसिडेंट हुआ। यहाँ से सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। सो इस तरह के कुछ अच्छे प्रॉब्लम आते हैं जो हम ईजिली कर सकते हैं। ये है हमारा रेडिएशन एंड फोर्स से रिलेटेड, रेडिएशन फोर्स एंड प्रेशर से रिलेटेड। सो मुझे लगता है कि ये हमारे जो पार्ट हैं डुअल नेचर के इम्पोर्टेंट थे जो मैंने आपको समझाया। अभी आगे के पार्ट्स में जैसा बोल सकते हैं हम कि अब जो बहुत इम्पोर्टेंट है उनमें से है मैटर वेव। थोड़ा सा मैटर वेव के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है वो समझ लीजिए। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ सीधा बोलता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी। पी की जगह पे हम लिख सकते हैं m भी। और अगर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखना हो तो h अपॉन रूट अंडर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी को भी हम अगर चार्ज के फॉर्म में लिखना चाहें तो Q इंटू भी लिख सकते हैं। सो फाइनल लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी H/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी की जगह पे QV, इलेक्ट्रॉन के लिए EV लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन में वैल्यू डालने पर फाइनल जो रिजल्ट आता है वो आता है 150/V। V है पोटेंशियल डिफरेंस, या इसको लिख सकते हैं 12.27/√V, ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। सो ये है डी ब्रोगली वेवलेंथ। सो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ को मैंने अपने ईजिली लिख लिया अलग अलग तरह के चार्ज के लिए, वेलोसिटी के लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए, और भी हम लिख सकते हैं, है ना। जैसे काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT होती है, तो 2 से 2 कट जाएगा, है ना। गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए भी लिख सकते हैं लैम्डा डी ब्रोगली कितना H/√3m kT। और अगर हम लिखना चाहें थर्मल के लिए, थर्मल मटेरियल के लिए, तो H/√2m हो जाएगा 2m kT। ये होता है थर्मल पार्टिकल्स के लिए जो चार्ज पार्टिकल हीट के अंदर ऑसिलेट करते हैं। सो हम इस तरीके से सारे पार्टिकल्स का ईजिली हम डी ब्रोगली वेवलेंथ वगैरह लिख सकते हैं। डी ब्रोगली कहते क्या थे वो थोड़ा सा मैं स्टेटमेंट के बारे में आपको बता दूं। डी ब्रोगली साहब ने बस एक हाइपोथेसिस दिया था जिसके हिसाब से वो कहना चाहते थे कि जैसे नेचर के पास सिमेट्री है, सो इस पे ज़्यादा आप मत जाइए, नेचर के पास जैसा सिमेट्री है, उनका मानना था कि अगर लाइट पार्टिकल है तो लाइट वेव भी है। इसी वजह से इस चैप्टर का नाम डुअल नेचर भी पड़ा, यानी लाइट पार्टिकल दोनों नेचर को ये बताते थे। उन्होंने बोला कि जैसे एक मैटर का पार्टिकल है, हैवी पार्टिकल का हम वेवलेंथ डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, वही अगर हमारे पास छोटा पार्टिकल है तो उसका हम वेवलेंथ ईजिली बता सकते हैं। सो उन्होंने कहा कि लाइट पार्टिकल अगर मोशन करेगा तो उसके साथ वेव एसोसिएटेड होगा, ये बात डी ब्रोगली ने कहा था, बट इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया, तो इस वजह से इनके बात को बहुत टाइम तक नहीं माना गया। और सारे साइंटिस्ट थे जिनकी बातों को माना गया, लाइक जर्मर डेविसन ने जब अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया कि चार्ज पार्टिकल, स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल मोशन करने के दौरान स्पेशली इलेक्ट्रॉन के पास वेवलेंथ होता है, और उन्होंने उस वेवलेंथ को कैलकुलेट करके भी दिखा दिया। सो फाइनली लोगों ने माना कि डी ब्रोगली साहब ने भी सही बोला था। सो बाद में इस वेवलेंथ के बारे में बहुत सारी चीज़ें अच्छी आई कि इस वेवलेंथ को मान लिया गया। सो डी ब्रोगली वेवलेंथ इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट, यहाँ से भी ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं। सो मैंने जैसा बोला कि अगर हमारे पास थर्मल पार्टिकल है तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ आप इजीली कर सकते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ हमारा आ जाएगा H/√2m kT। मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो आपको पता है कि चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगा। तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगा तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सेंटीपिटल फोर्स mv²/r इज इक्वल टू QVB sin थीटा। सो यहाँ से एक v से v कैंसिल, mv की वैल्यू आ गई QBr। सो यहाँ से मोमेंटम की जगह पे हम QBr डाल के एक लैम्डा डी ब्रोगली और भी चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है उसके लिए भी हम निकाल सकते हैं H/√रूट तो नहीं, mv होता था, mv की जगह पे डायरेक्ट हम H/QBr लिख सकते हैं। सो लैम्डा डी ब्रोगली चार्ज पार्टिकल के लिए, किसके लिए? चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड B इसमें, एंड V इज परपेंडिकुलर टू B इज ए इम्पोर्टेंट कंडीशन। सो इसलिए हम इस तरह के वेवलेंथ को भी इजीली निकाल सकते हैं। और भी जर्मर डेविसन के एक्सपेरिमेंट से हमको कुछ बातें पता चली थी कि चार्ज पार्टिकल का वेवलेंथ उसने निकाला था इलेक्ट्रॉन का 1.65, और वो मिला था हमें, मैं ये जर्मर एंड डेविसन एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहा हूँ। डेविसन एक्सपेरिमेंट, वहाँ पर लैम्डा जो मिला था इतना एंगस्ट्रॉम मिला था ब्रैग इक्वेशन से 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, इस फॉर्मूले से, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम मान के हमने किया था, और d जो आई थी वो 0.91 आई थी निकल क्रिस्टल के लिए। थीटा ऑलमोस्ट 65 डिग्री कैलकुलेट किया गया था, एंड ये वैल्यू पुट करने के बाद हमको ये लैम्डा मिल गया था। सो सेम हमने 54 वोल्ट पर जब हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी के इलेक्ट्रॉन मिले थे
एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंट था कैसा कि हम लोगों ने एक कॉइल के लो टर्मिनेटिंग वोल्टेज से जोड़ा था निकल के साथ। यहाँ पे एक निकल क्रिस्टल था और इस पर एक बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग हुई थी और इलेक्ट्रॉन ऐसा सीधा निकल रहा था। यहाँ पर एक फाइन सिलेंडर हमने इस्तेमाल किया था जो हाई टर्मिनेटिंग वोल्टेज से जुड़ा था, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन तेज़ी से जाता था। यहाँ पे एक हमने निकल की Ni क्रिस्टल रखी थी और यहाँ से टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखे हमारे सर्कुलर जो भी हमने एक स्केल बना रखा था उस पर टकराता था। ये था हमारा डिफ्लेक्शन फाई और ये फाई हमको मिला था 50 डिग्री एंड 54 वोल्टेज। यहाँ पर जो बैटरी लगी थी उसकी वोल्टेज 54 वोल्टेज थी, हमको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 50 डिग्री मिला था। सो बाद में ब्रैग इक्वेशन से बोला गया कि थीटा प्लस 5/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक्चुअल में इस तरीके से था, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से एक लाइट ऐसे आके ऐसे गई, दूसरी लाइट ऐसे आके ऐसे गई। सो यहाँ पर बोला गया कि ये वाला, ये अगर थीटा है तो ये है 5/2, थीटा प्लस 5/2 की वैल्यू 90 डिग्री। सो यहाँ पर थीटा मिल गया था 65 डिग्री और ब्रैग इक्वेशन 2d साइन थीटा में डालने पर ये 1.65 हमको मिल गया था। सो ये था हमारा जर्मर डिवीजन एक्सपेरिमेंट। लेकिन जब 54 वोल्टेज पे सेम लैम्डा डी ब्रोगली निकाली गई इलेक्ट्रॉन के लिए जो कि 150/V था या 12.27/√V था। V की जगह पे जैसे ही डाला गया 54 वोल्टेज 1.67 एंगस्ट्रॉम मिला, जो नियरेस्ट था, लगभग बराबर था 1.65 से। सो बोल दिया गया कि इसका मतलब डी ब्रोगली साहब भी सही बोल रहे थे। सो सबको ख्याति मिली इस एक्सपेरिमेंट के बाद। फाइनल में को एक पॉइंट और आपको डिस्कस करना है जिसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, थोड़ा बात कर लेते हैं। अपने पास मान लीजिए एक वैक्यूम का ट्यूब है, इसमें 2 प्लेट्स हैं, एनोड एंड कैथोड। यहाँ पे मैंने एक विंडो छोड़ा है छोटा सा जिससे रेडिएशन इस प्लेट्स पे आ सके। ये वाला को हम मान लीजिए कैथोड बोल दिया, इसको एनोड बोल दिया। जैसे रेडिएशन आएगी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और ये धीरे धीरे यहाँ पे पहुँचना चाहेगा। सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, जिनकी काइनेटिक एनर्जी अच्छी होगी वो वहाँ पे पहुँचेंगे। अभी तक मैंने इसको बैटरी से नहीं कनेक्ट किया था, लेकिन अब मुझे लगेगी एक बैटरी। सो जैसे ही मैं ये वाला पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगी। पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन अपने आप जाएंगे। एक्चुअल में हुआ था कि प्लस से माइनस की तरफ फील्ड लगा था, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज तो इधर फोर्स लग गया था, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ शिफ्ट होने लग गए। एक टाइम ऐसा आया कि सबसे ज़्यादा करंट फ्लो हुआ, मतलब उसके बाद हम कितना भी वोल्टेज बढ़ाए करंट पे फर्क नहीं पड़ा। दैट करंट इज सेचुरेशन करंट। शुरुआत में भी कुछ करंट था, बढ़ते 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 एक टाइम के बाद सेचुरेट हो गया करंट। अब ज़रूरत थी करंट को घटाने की, सो हमने बैटरी की पोलैरिटी बदल दी। पोलैरिटी को क्या किया, रिवर्स कर दिया। पोलैरिटी गेट रिवर्स। जैसे ही रिवर्स किया तो अब ये प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, कम होते 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 यहाँ तक पहुँचे। और इसके बाद एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे करंट की वैल्यू 0 मिली, लेकिन वोल्टेज एक नेगेटिव में मिल गया। दैट नेगेटिव वोल्टेज इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2 प्लेट्स हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए मेरे को यहाँ पे पहुँचाना था, आखिरी इलेक्ट्रॉन था जो यहाँ से लौट के यहाँ पे पहुँचा था। तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में जो वर्क करता है वो पोटेंशियल होता है। तो आप बोल सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल, या वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V। अब वर्क एनर्जी थ्योरम से नेट वर्क डन को हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। और यहाँ पे चार्ज कोई और नहीं है, इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे मैक्सिमम जो नेगेटिव वोल्टेज हुआ था जिसकी वजह से एनोड से कैथोड से एनोड तक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच पाया था, वो आखिरी जो इलेक्ट्रॉन वोल्टेज था वही था स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय E। ये है अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको हम आइंस्टाइन इक्वेशन में भी लगा सकते हैं कि E माइनस फाई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अगर इधर E से डिवाइड करेंगे तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। सो HC बाय लैम्डा E माइनस फाई बाई E इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, या HF अपॉन E माइनस फाई बाई E इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड नहीं करती है,
या इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ डिपेंड करती है एक फोटोन की एनर्जी या एक फोटोन की फ्रिक्वेंसी या एक फोटोन का वेवलेंथ पे। वेवलेंथ के देख लीजिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है इंक्रीज होगा अगर एनर्जी बढ़ा दोगे या फ्रिक्वेंसी बढ़ा दोगे या वेवलेंथ घटा दोगे, क्योंकि वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। हाँ, ये सैचुरेशन करंट कैसे कैलकुलेट कर सकते थे, तो डायरेक्ट हम बता देते हैं आपको कैसे किया होगा। टोटल चार्ज निकाल दिया था हमने और टाइम से डिवाइड कर दिया था। पी लैम्डा वाई ई अपॉन 100 HC, ये वैल्यू आती है सैचुरेशन करंट की। आप देख पा रहे हैं जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका सैचुरेशन करंट ज़्यादा होगा। सो फाइनली हमने आपको ये पूरा चैप्टर समझाया है ना। बोल सकते हैं आप वन शॉट, बट मैंने ट्राई किया कि आपको सारी बातें समझ में आए। सो थैंक यू सो मच, और मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। इतनी बातें आप अच्छे से सीख लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप कोई सा भी PYQ कर सकते हैं। थैंक यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।